गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपना डीपीएस 26 का डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट वीक है हमारा डीपीएस का, तो होपफुली अब आपने पिछली अपनी कर ली हैं, और जितनी डीपीएस अगर नहीं भी करी हैं तो आगे की ये 2-3 बची हैं, इन्हें जरूर कर लें। ठीक, टेस्ट आप लोग के हो रहे हैं। अब इस वीक लास्ट टेस्ट है, तो हम चाहेंगे आप वो दें, अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करें। एक चीज और, इस समय परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नीट का जो पेपर है ये बिल्कुल AIPMT जैसा आएगा, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आराम से तैयारी करें, आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है और उसके अकॉर्डिंगली दें। जरूरत नहीं है आपको पैनिक करने की, आप अपना बेस्ट दें, वो ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इस डीपीएस का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए बात करें। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक रॉड है आपके पास यूनिफॉर्म मास की, लेंथ L की। ये फ्री है रोटेट करने के लिए एक वर्टिकल प्लेन में, जो कि साथ के साथ एक एक्सिस के अबाउट जो पॉइंट O से पास हो रही है, जो यहाँ इस रेड डॉट से इंडिकेट करी है हमने। क्वेश्चन में कहा गया अगर इस रॉड को यहाँ से रिलीज करा जाए तो जब ये अल्फा एंगल रोटेट कर जाएगी तो हमने बताना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहली बात तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में अगर मैं डिक्रीज की बात करूं तो वो होगा mgh। h के लिए अब आप सेंटर ऑफ मास की हाइट देखिए, तो वो है L/2 तो पहले, और बाद में है L/2 cos अल्फा। तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो जाएगा mg L/2 माइनस L/2 cos अल्फा। ये वैल्यू बराबर होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस वाले एंड के अबाउट mL²/3। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस अल्फा आगे आएगा। 1 माइनस कॉस 2 अल्फा होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2। और फाइनली आपके पास ओमेगा आ जाएगा सॉल्व करके √6g/L साइन अल्फा/2। तो आपके लिए करेक्ट आंसर इसका होगा बी। इसके बाद इससे अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया हॉरिजॉन्टल रेंज किसी प्रोजेक्टाइल की 4√3 टाइम्स है ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो सीधी बात है, रेंज को 4√3 टाइम्स कहा गया है मैक्सिमम हाइट का। रेंज का फॉर्मूला ओपन करें तो वो आता है 2u² sin थीटा cos थीटा/g। 4√3 यहाँ आ गया और मैक्सिमम हाइट होता है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैल्यूज जो कट सकती हैं उन्हें कैंसिल आउट करके आप पाएंगे tan थीटा आता है 1/√3, ताकि थीटा आ जाए 30 डिग्री। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया था वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस शोन इन द फिगर। आप इसमें ध्यान दीजिए, ये जो प्रोसेस है ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साइन कन्वेंशन आपने याद रखना है, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव तब होता है जब साइकिल होती है क्लॉकवाइज। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए बात करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया 2 SHM आपसे कहे गए हैं। एक में y1 है a sin ओमेगा टी, दूसरे SHM में y2 है a cos ओमेगा टी। इन्होंने कहा इन दोनों को हमने सुपर इम्पोज कर दिया किसी पार्टिकल पे जिसका मास m है। क्वेश्चन में कहा गया है टोटल मैकेनिकल एनर्जी पार्टिकल की कितनी होगी। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली y आ जाएगा y1 प्लस y2, यानी a sin ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी। अब आप यहाँ पर इस वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए ये या तो याद रख सकते हैं कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो तो उसका एम्पलीट्यूड √a² प्लस b² आता है। वो कहाँ से आता है इसके बारे में बात कर लें। आप यहाँ पर एक काम करें, √2 को कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा 1/√2 और इधर भी 1/√2। अब इस 1/√2 से फ़र्क क्या पड़ेगा। इस 1/√2 को आप cos 45 या cos π/4 लिख सकते हो और दूसरे वाले को sin π/4। तो ये बन जाएगा sin ओमेगा टी cos π/4 प्लस cos ओमेगा टी sin π/4, यानी sin ओमेगा टी प्लस π/4। तो यहाँ से इंडिकेट हो जाता है कि इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा a√2। दोनों हमने जो वेव्स थी इन्हें सुपर इम्पोज करा के भी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो अभी भी ओमेगा है। एनर्जी होती है हाफ m a² ओमेगा स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड हो गया अब a√2 जिसका स्क्वायर कर रहे हैं इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास आएगा m a² ओमेगा स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इसके लिए होगा बी। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन ये इस डीपीएस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें इसमें। इसमें कहा गया कि 2 वेक्टर्स p वेक्टर और q वेक्टर का रिजल्टेंट r वेक्टर है। क्वेश्चन में आगे कहा कि अगर q वेक्टर को डबल कर दिया जाए तो जो नया रिजल्टेंट आता है वो परपेंडिकुलर है p वेक्टर के। तो इन्होंने हमसे पूछा है r का कितना मैग्नीट्यूड है। तो इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दें। मान लीजिए सबसे पहले तो p और q के बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट r है। तो अगर हम देखें तो r की वैल्यू आ जाएगी √p²
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा अगर q का मैग्नीट्यूड डबल कर देते या q वेक्टर को डबल कर देते और फिर p के साथ ऐड करते, यानी वेक्टर हो जाता p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर, तो इन्होंने कहा ये परपेंडिकुलर आता है p वेक्टर के। अब हमें पता है अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यहाँ पर p वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर के साथ में कर रहा हूँ। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ आ जाता है, केवल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। दूसरी बात 2 एज इट इज आ जाएगा, p वेक्टर डॉट q वेक्टर होगा pq cos थीटा, जिसमें थीटा इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। अब आप अगर ध्यान दें तो p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा 0 के बराबर आ रहा है, तो r के लिए अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, यानी रूट में केवल और केवल q स्क्वायर बच गया। तो r वेक्टर मैग्नीट्यूड में q के बराबर होगा। मैं क्लियर कर दूं ये बात, ये दोनों वेक्टर्स बराबर नहीं है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। ये वाले क्वेश्चन में कहा गया आपके पास दो मासेस थे, एक था 2m दूसरा था m। इन दोनों को आपने ऊपर एक स्प्रिंग से बांध के लटकाया और नीचे एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि यहाँ बीच में जो ये स्ट्रिंग है, जैसे ही हम इसे कट करेंगे इन दोनों ब्लॉक्स का कितना कितना एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर एक फ़र्क आता है स्प्रिंग की वजह से। आप जैसे ही इस धागे को काटेंगे आपको तो लगेगा 2m का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और ये क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है इसका g होगा। m के लिए तो बिल्कुल सही बात, कारण है आप ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने स्ट्रिंग काटा उस पर अकेला फोर्स उसका वेट लगेगा तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा जो कि आएगा g। लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक पे थोड़ा सा चेंज आएगा। इसे समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि पहले कितना टेंशन था धागा काटने से पहले। तो यहाँ पर टेंशन था 2mg, यहाँ g लिखना रह गया है, और ऊपर वाले में क्योंकि वो दोनों का वेट सपोर्ट कर रहा है तो उसके अंदर फोर्स था 3mg। अब जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करेंगे तो यहाँ ऊपर वाला जो स्प्रिंग का फोर्स था आपको तो लगेगा वो तुरंत बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसका कारण है स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है वो एलोंगेशन की वजह से होती है या कंप्रेशन की वजह से, जिसे चेंज होने में थोड़ा सा समय लगेगा। जब एलोंगेशन चेंज होने में समय लगेगा तो ऑब्वियसली टेंशन चेंज होने में भी समय लगेगा। तो ऊपर वाला जो स्प्रिंग था उसके अंदर क्योंकि धागा जैसी काटा है हमने तभी बिल्कुल बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाले में टेंशन होगी 3mg और नीचे वेट है उसका 2mg। तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन a1 ऊपर की तरफ आएगा और नेट फोर्स आ जाएगा 3mg माइनस 2mg, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से एक्सेलरेशन आता है g/2। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में अगर स्लिट विड्थ को आपने डबल कर दिया तो यहाँ पर फ्रिंज पैटर्न पर इनफैक्ट सेंट्रल मैक्सिमा पर क्या फर्क पड़ेगा। सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो होती है 2d लैम्डा अपॉन a होता है स्लिट विड्थ। अब आपने जब स्लिट विड्थ को बढ़ा दिया तो ऐसे में डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ऑब्वियसली आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ थी वो कम हो गई, तो नैरो हो जाएगा वो, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, स्लिट विड्थ को आपने डबल कर दिया तो इसलिए जितनी लाइट जा रही थी अब पहले से ज्यादा जाएगी, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नैरोवर तो होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा, लेकिन पहले से ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। इन्होंने कहा 7th हार्मोनिक आपने स्ट्रिंग में स्टैब्लिश कराया, दोनों एंड से बंधा हुआ था, तो कितने नोट्स और कितने एंटी नोट्स होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर केवल और केवल एक लूप हो या फर्स्ट हार्मोनिक हो तो उसके अंदर 2 नोट्स होते हैं, एक एंटी नोट्स। तो इसका मतलब जितने आपका जिस नंबर का हार्मोनिक है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, उतने तो आपके हो जाएंगे नोट्स, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट, या इनफैक्ट उसी नंबर की बात करें वो हो जाएगा एंटी नोट। तो 7th हार्मोनिक में 8 तो हो जाएंगे आपके नोट्स और 7 हो जाएंगे एंटी नोट्स, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बात करें। इसमें आपको 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बता रखे हैं, एक की हाफ लाइफ 1 साल है, दूसरे की हाफ लाइफ 2 साल है। क्वेश्चन में कहा गया इनिशियली पहले सब्सटेंस के आपके पास 10 ग्राम है, दूसरे के 1 ग्राम है। क्वेश्चन में कहा गया कितने टाइम के बाद दोनों का सेम क्वांटिटी बाकी रह जाएगा। तो टाइम टी पर अगर बात करी जाए तो मास ऑफ ए शुड बी इक्वल टू मास ऑफ बी। अगर मैं बात करूं हाफ लाइफ की टर्म्स में तो इनिशियल मास था 10 इंटू हाफ रेज टू द पावर टी अपॉन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट जो कि 1 साल है। दिस शुड बी इक्वल टू इनिशियल मास ऑफ सेकेंड जो कि 1 ग्राम था इंटू हाफ रेज टू द पावर टी अपॉन 2 क्योंकि उसकी हाफ लाइफ 2 साल है। तो यहाँ से सॉल्व करके आता है 10 बराबर 2 रेज टू द पावर t/2। अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकता तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, तो log 10 बेस 2 बराबर t/2। हमें पता है log 2 की वैल्यू होती है 0.3010,
तो ऑब्वियसली ये log 2 का रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/0.3010, या टाइम आ जाएगा 2/0.3010, जिसकी वैल्यू आ जाती है 6.62 ईयर्स लगभग। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ये सिंपली लेंस मेकर फॉर्मूला पे बेस्ड है। क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें रेडियाई ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स सरफेस का है 10 सेंटीमीटर, तो ये कुछ ऐसा हो गया लेंस, इस तरफ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स का है तो दूसरी साइड प्लेन होगी, तो उसके लिए रेडियस हो गया इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन में कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा अगर इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। f हो गया 30 के बराबर, साथ में आ गया म्यू माइनस 1। पहले वाले के लिए रेडियाई ऑफ कर्वेचर है 10 और दूसरे वाले के लिए है इनफाइनाइट, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे आप पाएंगे म्यू की वैल्यू आ जाती है 4/3 या लगभग 1.33। तो करेक्ट आंसर इसके लिए होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बात करें, द प्रेशर वेरिएशन इन प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन गैसियस मीडियम आर, ये है एडियाबेटिक। इसी की मदद से लैप्लास करेक्शन लगाया गया था। कारण है ये बताया गया स्पीड ऑफ साउंड वेव्स होता है गामा p/ρ। ये वाली चीज बताने से पहले ये कहा गया था इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी होता है। अब इलास्टिसिटी कैसे निकले, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गैस के लिए निकाला गया, लेकिन ये मानते हुए कि गैसेस में उस समय एडियाबैटिक प्रोसेस लग रहा है, तो वहां से वैल्यू निकाली गई गामा p की। तो यही था आपका लाप्लास करेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया पानी फ्लो कर रहा है दो हॉरिजॉन्टल पाइप से, दोनों के डिफरेंट डायमीटर्स हैं लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो सीधी बात है दोनों के अंदर जो पानी के फ्लो का रेट होगा वो सेम होगा, तो A1V1 A2V2 के बराबर आएगा। क्वेश्चन में कहा गया दोनों के डायमीटर्स आपको बता रखे हैं 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। जो पतले वाला पाइप है यानी कि 3 सेंटीमीटर वाला, उसमें पानी की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड भी दे रखी है। अब आपसे पूछा गया है वाइडर ट्यूब में कितना आएगी पानी की स्पीड, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के A1V1 बराबर A2V2, पाई R1 स्क्वायर पहले वाले का एरिया इंटू V1 बराबर पाई R2 स्क्वायर इंटू V2 दूसरे वाले के लिए। रेडियाई हो जाएगा क्योंकि 3 सेंटीमीटर तो डायमीटर था, तो 3/2 हो गया रेडियस, और 100 से और डिवाइड कर दीजिए मीटर्स के लिए। ऐसी दूसरी तरफ आ जाएगा 6/200, और जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे स्पीड आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको सर्किट डायग्राम इंडिकेटेड था। इस क्वेश्चन में ये कहा गया 4 कैपेसिटर थे, कनेक्टेड थे। ए और बी जो हैं चारों एक सीरीज में लाइन से लगा दिए गए हैं, पूरी कंप्लीट लूप बन रही है। ए और बी के क्रॉस केवल और केवल एक कैपेसिटर तो डायरेक्टली है और बाकी तीनों के तीनों सीरीज में है, तो जो तीनों सीरीज में है उनके लिए कैपेसिटेंस आ जाएगा C/3 और अकेले उस कैपेसिटर के लिए होगा C। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है तो दोनों कैपेसिटेंस ऐड हो जाएंगे और नेट कैपेसिटेंस आएगा 4C/3। इसके बाद ए और सी के बीच में पूछा गया है, तो ए और सी के बीच में अगर बात करी जाए, दो कैपेसिटेंस सीरीज में है तो वो C/2, दूसरे भी दोनों सीरीज में है वो भी C/2, और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है तो ये नेट आ जाएगा ऐड होके C। अगर आप दोनों का रेशियो लें तो ये आता है 4/3, तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा ए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया किसी व्हील का सेंटर, जो ऐसा व्हील जो रोल कर रहा है किसी प्लेन सरफेस पे, उसके सेंटर की स्पीड है V0। तो मान लीजिए ये व्हील रोल कर रहा है तो सेंटर की स्पीड V0 है। क्वेश्चन में कहा गया एक पार्टिकल जो रिम पर है, रिम मतलब इसके सरकमफ्रेंस पर, और बिल्कुल इसी के सेम लेवल पे है सेंटर के, तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ। रोलिंग का मतलब होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले पॉइंट की, तो ट्रांसलेशन की वजह से तो स्पीड होगी V0 आगे की तरफ, और रोटेशन की वजह से स्पीड होगी V0 नीचे की तरफ जो टेंजेंशियल होगी। तो अगर इन दोनों को देखा जाए, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर एडिशन करके नेट स्पीड हमारे पास आती है V0√2 इस डायरेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो आपके पास कभी भी किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए, तो रोलिंग का केस है अगर, तो आप वहाँ पे सिंपली ये करिएगा, वहाँ पे टेंजेंट बनाइएगा, वो तो आपको देगा रोटेशन की वजह से स्पीड का डायरेक्शन, और आगे की तरफ स्पीड मार्क करिएगा V0 की तरीके से, वो देगा ट्रांसलेशन, और दोनों का वेक्टर एडिशन कर दें। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया कि एक कोएक्सियल स्ट्रेट केबल है, सेंट्रल में एक कंडक्टर रखा हुआ है और आउटर कंडक्टर जो है उसमें करंट जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में।
तो मान लीजिए ये था एक बड़ा सा सर्कल, इसमें सेंटर पे मैंने कंडक्टर रखा है, इसमें करंट जा रहा है इनवर्ड, ये हो गया आई, ये एल थोड़ा गलत लिखा है, आई आएगा यहाँ पे। और बाहर की तरफ से आउटर साइड में एक कंडक्टर है, उसमें हर डायरेक्शन से करंट बाहर आ रहा है, उसका भी करंट मान लीजिए आई था। इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने कैपिटल आर मारी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, जीरो कहाँ पर होगा, तो बारी बारी सब चीज़ों के लिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सेंटर से रेडियस से कम दूरी की, मतलब स्मॉल आर जो कैपिटल आर से छोटा है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना पड़ेगा हमें इसे निकालने के लिए। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू सर्कमफ्रेंस जो कि हो गया 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट इंटू आई क्यों, कारण है जब आप अंदर होंगे तो यहाँ पर जब आप सर्कल बनाओगे तो केवल अंदर वाला इनवर्ड वाला करंट काउंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है। अब बात करें इसके बाद, जब हम इसके रेडियस तक आ जाएं या उसके बाहर चले जाएं। जब हम बाहर जाएंगे तो अब दोबारा से वही एम्पियर सर्किटल लॉ, तो बी इंटू सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। करंट एनक्लोज्ड के लिए अगर बात करी जाए तो करंट इनवर्ड डायरेक्शन में आई है और आउटवर्ड डायरेक्शन में भी आई है। तो एक को अगर पॉजिटिव मानते हो तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जीरो। अगर इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड केबल के बाहर जीरो आता है, अंदर जीरो नहीं होता। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया एक इंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस दोनों के दोनों सीरीज में है एसी वोल्टेज के क्रॉस। इस सर्किट के अंदर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वो किस तरीके से वेरी करता है। हमें ये बात पता है कि अगर दोनों के दोनों सीरीज में है तो करंट तो दोनों में सेम जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वो तो करंट के फेज में होगा, लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उससे 90 डिग्री अहेड होगा। तो सीधी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस और इंडक्टर के बीच में π/2 का फर्क होगा, लेकिन करंट दोनों में बिल्कुल सेम होगा। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कि रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो π/2 एंगल या 90 डिग्री लैग करता है फ्रॉम इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करें। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक अल्फा पार्टिकल को आपने v वोल्ट से एक्सेलरेट कराया और उसे एक न्यूक्लियस की तरफ दाग दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है स्मॉल आर। तो आप बताएं कि अगर एक प्रोटॉन जिसे सेम पोटेंशियल तक हमने करा होता चार्ज और फिर हमने उसे न्यूक्लियस की तरफ फेंका होता तो उसके लिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना आता। तो इसके लिए बात करें हम। सबसे पहले जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो पहले एक सिंपल केस लेके सॉल्व करो, फिर उसे आगे जनरलाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें, यहाँ पर मान लीजिए किसी पार्टिकल का चार्ज है Q, उसे पोटेंशियल V से एक्सेलरेट कराया तो एनर्जी उसकी हो जाएगी Q इंटू V और ये बराबर होगा हाफ mv² के। अब काइनेटिक एनर्जी जो है आप सोच कर देखें, जब वो न्यूक्लियस के मिनिमम दूरी पर है यानी r दूरी पर है तो तब ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अगर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है तो Z इंटू ई न्यूक्लियस का चार्ज हो गया और खुद पार्टिकल का हो गया Q। तो हाफ mv² QV के बराबर था, तो आप देखें यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप ध्यान दें दोनों तरफ Q कैंसिल आउट हो गया, तो इनफैक्ट ये जो आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच था ये रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V के। अब क्वेश्चन में ये कहा गया दोनों पार्टिकल्स को V वोल्ट से ही चार्ज करा गया, बस फर्क था चार्ज का दोनों पर। लेकिन आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है वो तो चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब चाहे प्रोटॉन हो चाहे अल्फा पार्टिकल हो, अगर दोनों को सेम पोटेंशियल से चार्ज करा है तो दोनों बराबर दूरी पर पहुंचेंगे, यानी उसके लिए भी आंसर आर होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया 3 आइडेंटिकल लाइट बल्ब्स हैं, तीनों को बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करा। अगर आप इसमें ध्यान दें बी और सी पैरेलल में है तो उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 और ए है सीरीज में, उसका रेजिस्टेंस है R। अब सब में करंट बराबर जाएगा, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस तो था R और बाद वाले का है R/2। पावर होती है I²R, तो पहले वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब पावर सबसे ज्यादा पहले बल्ब में प्रोड्यूस होगी ए में। बी और सी में पावर मिलाकर पहले वाले का आधा प्रोड्यूस होगी, तो दोनों में होगी तो बराबर, लेकिन दोनों में पहले ही ए के कंपैरिजन में हाफ है और उसमें से भी फिर हाफ हाफ हो जाएगी। तो बी या सी की पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू ए होगी 1/4, लेकिन बहरहाल हमें तो केवल ग्रेटर देन या लेस देन बताना है, तो बी और सी की पावर बराबर है और दोनों की दोनों ए से छोटी है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बात करें।
क्वेश्चन नंबर 19 देख के तो ऐसा लगता है जैसे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर हो, लेकिन ये असल में वो नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान दें, इन्होंने कहा डायग्राम है कुछ ऐसा, इसमें आपने इनपुट लगाया टर्मिनल्स ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में आपने इनपुट लगा दिया है। इनपुट का मतलब आपने मान लीजिए बैटरी कनेक्ट कर दी है। और इन्होंने कहा आउटपुट लगाया आपने बी और डी के बीच में। तो मान लो कोई रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूँ। अब क्वेश्चन में कहा गया आउटपुट कितना आएगा। तो सबसे पहली बात तो मान लीजिए आपने यहाँ बैटरी को कनेक्ट करा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। अब इधर तो जा नहीं सकता, ये रिवर्स बायस्ड हो गया, तो करंट जाएगा इस तरफ। अब करंट जब इधर जाएगा, यहाँ पर एक और चीज़, करंट इस तरफ जाएगा या नहीं उससे पहले हम तो पहले रेजिस्टेंस से पास करें, आउटपुट देखना चाह रहे हैं हम। तो मान लीजिए करंट जाएगा नीचे की तरफ। अब करंट अगर इधर पहुंचेगा, आप सोच कर देखें, वो इस तरफ नहीं जा सकता क्योंकि ये ऑब्वियसली रिवर्स बायस्ड है, और इधर वापसी नहीं आ सकता वरना केवीएल या केसीएल वॉयलेट हो जाता है। तो इसका मतलब करंट इस ब्रांच में आएगा ही नहीं। इसका मतलब जितना करंट यहाँ आई आपने अप्लाई करा था वो सारा का सारा बीसी वाले पार्ट से होते हुए वापसी आ जाएगा। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं गया, और अगर करंट गया ही नहीं तो इसके अक्रॉस आउटपुट हर इंस्टेंट पे जीरो आएगा। इसमें एक और केस भी बनेगा, एक बार ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, अब की बार सारा करंट नीचे से होता हुआ आ जाएगा, तो यहाँ पर आउटपुट तब भी जीरो रहेगा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ए। लास्ट क्वेश्चन के लिए बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया पीएन जंक्शन में एवलांच करंट जो होता है वो सर्किट में कब फ्लो करता है। एवलांच करंट मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो कब फ्लो करेगा। तो ऑब्वियसली रिवर्स सैचुरेशन करंट रिवर्स बायसिंग में फ्लो करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। ये था हमारा इस डीपीएस का डिस्कशन। अभी भी आप लोग को कोई डाउट्स रह जाएं तो आप सेंटर पे आके हमसे पूछ सकते हैं।